इस वीडियो में आइए कुछ आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखने का तरीका समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जिंक क्लोराइड का सूत्र समझते हैं। किसी आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि बनने वाले आयनिक यौगिक पर कुल आवेश हमेशा शून्य होना चाहिए। अब यहाँ कुल आवेश का क्या मतलब है? यहाँ कुल आवेश का मतलब धनायनों पर मौजूद आवेशों तथा ऋणायनों पर मौजूद आवेशों के योग से है। इस आयनिक यौगिक यानी जिंक क्लोराइड में यह जिंक धनायन है क्योंकि यह एक धातु है और क्लोराइड ऋणायन होगा क्योंकि यह एक अधातु है। अब यदि हम एक जिंक आयन पर मौजूद आवेश को देखें तो हमें इन रोमन अंकों पर ध्यान देना होगा जो कोष्ठक के अंदर लिखे हैं। ये अंक संख्या 2 को दर्शाते हैं। इसका मतलब इस जिंक आयन पर 2 धन आवेश हैं और इसे हम Zn+2 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह इस क्लोराइड आयन पर कितने आवेश मौजूद हैं? चलिए इसे हम आवर्त सारणी पर देखकर समझते हैं। तो यदि हम आवर्त सारणी को देखें तो हमें क्लोरीन यहाँ पर मिलता है। यह तत्वों का 17वां समूह है। इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉनों का अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होगा। इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्लोराइड आयन पर एक ऋण आवेश है और इसे हम Cl- लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर जो माइनस है यह एक ऋणात्मक आवेश को दर्शा रहा है। अब जिंक क्लोराइड का आयनिक सूत्र लिखने के लिए जिंक और क्लोराइड इन दोनों का कुल आवेश शून्य होना चाहिए। लेकिन यदि हम इन आयनों को देखें तो एक जिंक आयन पर 2 धन आवेश है और एक क्लोराइड आयन पर एक ऋण आवेश है। इसका मतलब कुल आवेश शून्य करने के लिए हमें एक जिंक आयन जिसमें 2 धन आवेश हैं इसके साथ 2 क्लोराइड आयन लेने होंगे क्योंकि एक क्लोराइड आयन पर केवल एक ही ऋण आवेश है। अब यदि हम 2 क्लोराइड आयन ले लेते हैं तो कुल ऋण आवेश भी 2 हो जाएंगे। इससे दोनों का कुल आवेश जब हम जोड़ेंगे तो यह शून्य हो जाता है। इसलिए जिंक क्लोराइड का जो आयनिक सूत्र होगा वो होगा ZnCl2। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हम सोडियम सल्फेट को ले लेते हैं। पुनः आयनिक यौगिक के सूत्र में धनायनों और ऋणायनों का कुल आवेश शून्य होना चाहिए। अब यहाँ सोडियम धनायन है लेकिन इस सोडियम आयन पर कितना आवेश होगा? आइए इसके लिए भी हम आवर्त सारणी देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी में सोडियम यहाँ तत्वों के पहले समूह में है। इसका मतलब सोडियम में एक धन आवेश है और इसलिए इसे हम Na+ इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह यहाँ सल्फेट ऋणायन है। यह एक बहुपरमाणुक ऋणायन है जिस पर 2 ऋण आवेश होते हैं और इसे हम SO4-2 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर -2 जो ऊपर लिखा है इसका मतलब ऋण आवेशों की संख्या यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ एक सोडियम पर एक धन आवेश है और एक सल्फेट आयन पर 2 ऋण आवेश हैं। इसका मतलब यहाँ कुल आवेश शून्य करने के लिए हमें 2 सोडियम आयन लेने होंगे क्योंकि हर एक में केवल एक ही धन आवेश है जबकि सल्फेट आयन में एक ही सल्फेट आयन में 2 ऋण आवेश हैं। तो हमें 2 सोडियम आयनों के साथ एक सल्फेट आयन लेना होगा। 2 सोडियम आयनों में कुल धनावेश 2 हो जाएंगे क्योंकि प्रत्येक में एक धनावेश है और एक सल्फेट आयन में कुल ऋणावेश 2 है। इसलिए बनने वाले आयनिक यौगिक यानी कि सोडियम सल्फेट में आयनों का कुल योग जो है वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इसका आयनिक सूत्र Na2 क्योंकि हमने सोडियम के 2 आयन ले रहे हैं और SO4 Na2SO4 ये हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम के 2 आयन है और सल्फेट का 1 आयन है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और इस बार हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है। अब यहाँ दोनों ही आयन बहुपरमाणुक हैं। यहाँ अमोनियम धनायन है जिसमें एक धन आवेश होता है और इसे हम NH4+ लिखते हैं। केवल एक यहाँ पर जो प्लस है इसका मतलब है इसमें एक धन आवेश है। इसी तरह नाइट्रेट में एक ऋण आयन होता है और इसे हम NO3 और ऊपर ये माइनस इस तरह से लिखेंगे। अब आयनिक यौगिक में धनायनों और ऋणायनों का कुल आवेश शून्य होना चाहिए
और यहाँ हम देख सकते हैं कि अमोनियम जो धन आयन है इस पर केवल एक धन आवेश है, और इसी तरह ऋण आयन यानी कि नाइट्रेट पर भी केवल एक ही ऋण आवेश है। इसका मतलब यौगिक बनाने के लिए हमें एक अमोनियम आयन के साथ एक ही नाइट्रेट आयन लेना होगा। तो इससे बनने वाले यौगिक अमोनियम नाइट्रेट में आयनों का कुल आवेश शून्य हो जाएगा, और इस प्रकार इसका सूत्र NH4NO3 होगा। ठीक है।